आज हम पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर आज हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघीय परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकता है। तो देखिए भारत में जब संघीय परिषद की कुल संख्या है जो लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% नहीं हो सकता है। ये प्रावधान कब किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का कोई भी मंत्री है वो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए पहले क्या होता था, जब सरकार गठबंधन में बनती थी तो मन चाहे जितना मन होता था उतना मंत्री बना दिया जाता था। तो इस जो प्रथा थी, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रावधान किया कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है वो 15% फिक्स कर दिया जाए, ताकि आवश्यकता से अधिक मंत्री का नियुक्ति न किया जाए। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 91वें संविधान संशोधन किया गया और यह प्रावधान हो गया है कि टोटल मंत्री परिषद है जो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। उस प्रकार से राज्य में विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता, यानी कि किसी भी राज्य में जितना विधानसभा की संख्या होगी उसके 15% से अधिक मंत्री परिषद राज्य में नहीं बनाया जाएगा। और केंद्र में लोकसभा के, इनकी लोकसभा में अभी 550 है तो उसके 15% से अधिक मंत्री की संख्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया था और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि न्यूनतम मंत्री है जो 12 होंगे और मैक्सिमम 15% होगा, मतलब कि लोकसभा के, और राज्य में विधानसभा के 15% तय किया गया था। वहीं दिल्ली के लिए, दिल्ली विधानसभा के लिए 10% तय किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद है जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद है जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और देखिए जब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत से जब वो उत्तरदायित्व होगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। याद रखेंगे जब मंत्री परिषद अकेले, अगर कोई एक मंत्री इंडिविजुअल किसके प्रति उत्तरदायी होगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और टोटल मंत्री परिषद कह देगा कि किसके प्रति उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो प्रावधान है वो हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। देखिए शून्यकाल का प्रावधान होता है कि प्रश्न उत्तर काल। देखिए भारतीय संविधान में या किसी भी संविधान में या संसदीय जो बहस होता है उसके नियमावली में शून्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया था। शून्यकाल ये नामकरण है भारतीय जो पत्रकारिता है मीडिया के द्वारा इस नाम का संबोधन किया गया था। 1962 में इस प्रकार के प्रावधान को लाया गया। होता क्या था कि देखिए 11 से 12 जब ये संसद का सत्र चलता था उसे प्रश्नकाल कहा जाता था। और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्या होती थी, उसमें अवकाश होता था, छुट्टी यानी कि लंच का समय हो जाता था। और लंच में क्या है कि कुछ सांसद इधर उधर घूमने लगते थे, कुछ कहीं टहलने लगते थे। तो नेहरू जी की सरकार ने ये सोचा कि ये जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए 1 घंटा का सत्र बैठाया जाए और इसमें बिना सूचित किया हुआ प्रश्न को पूछा जाए, यानी कि आकस्मिक रूप से किसी भी प्रश्न को उठाया जा सकता है। तो वो 1 घंटा 12 से 1 के जो काल है उससे उस समय जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, उसने शून्यकाल का नाम दे दिया। और इसमें जो प्रश्न पहले से नहीं बताया गया रहता है उस प्रश्न को इसमें उठाया जाता है। और 11 से 12 जो प्रश्नकाल होता है उसमें पहले से बताया हुआ प्रश्न को ही उठाया जा सकता है, लेकिन शून्यकाल में आप इसे ध्यान रखेंगे किसी भी प्रश्न को मंत्री के द्वारा पूछा जा सकता है। इस प्रकार से जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद को पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, यानी कि इस केंद्र में जो मंत्री परिषद था उसमें कौन सा पहला मंत्री है जो अपने त्यागपत्र संबोधित किए थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेवी कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो अपना पद मंत्री परिषद के सदस्य होते हुए पहला व्यक्ति है जो पद अपना त्याग दिए थे। ये उस समय उद्योग मंत्री थे और सरकार से असहमति के कारण ये अपना त्यागपत्र दे दिए थे। तो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप इसको याद रखेंगे। उस समय अनुच्छेद 370 के जो प्रावधान संविधान में जोड़ा गया था उसी प्रावधान से ये असहमत थे और इसी की वजह से ये उस समय त्यागपत्र दे दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है।
तो मंत्रिपरिषद है कौन सा प्रस्ताव है जो रख सकती है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव है, ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा। भरत सूचना प्रस्ताव है, किसके द्वारा लाया जाता है, ये विपक्ष के द्वारा। स्थगन प्रस्ताव है, ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद है जो विश्वास प्रस्ताव को रखना पड़ता है। मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव को रखना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि देखिए विपक्ष है जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है और कहती है कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो अल्पमत में है, जितनी बहुमत की आवश्यकता है उतनी बहुमत इसके पास नहीं है। तब अविश्वास प्रस्ताव को काटने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। और आप इसे याद रखेंगे, विश्वास प्रस्ताव में ये दिखाया जाता है कि सरकार अभी अल्पमत में नहीं है, बहुमत में सरकार है, इसी के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यह केवल लोकसभा में लाया जाता है केंद्रीय स्तर पर, और राज्य में केवल ये विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है और यह मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय के द्वारा संसद में जो कार्यवाही चलती है उसकी जांच को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 122 में किया गया है। 122 में कहा गया है कि संसद में जो भी कार्यवाही होगी उसको लेकर के न्यायालय में कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से संरक्षण है। वही आर्टिकल 120 में कहा गया है कि संसद में जो प्रयोग की जाती है भाषा, जो भाषा संसद में प्रयोग की जाती है उसके बारे में चर्चा किया गया है किसमें, तो आर्टिकल 120 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 121 में कहा गया है कि संसद में जो चर्चा है उसके निबंधन के बारे में कहा गया है कि संसद में कौन से विषय पर चर्चा होगी उसका तय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 121 में इस चीज को बताया गया है। वहीं आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है कि वित्त विधेयक किसको कहा जाएगा, ये बताया गया आर्टिकल 117 में। तो इस प्रकार से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सॉरी 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के लिए कितनी 25 वर्ष न्यूनतम आयु है, वही राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो संसद सदस्य बनने के लिए यहाँ पूछा है न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में आइएगा तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष का और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। वहीं स्थानीय स्वशासन के सदस्य बनने के लिए, जैसे नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए या मेयर बनने के लिए या मुखिया बनने के लिए या वार्ड सदस्य बनने के लिए आपको 21 साल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो संसद के सत्रावसान और विघटन से कौन सा अनुच्छेद है जो संबंधित है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 85 में बताया गया है। वही अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य की योग्यता के बारे में बताया गया कि संसद के सदस्य की योग्यता क्या क्या होगी, जिसमें बताया गया है कि वो सबसे पहले कि भारतीय होना चाहिए, उनके उम्र के बारे में बताया गया है, वो दिवालिया या पागल न हो, ये कंडीशन आर्टिकल 84 में बताया गया है। संसद सदस्य की योग्यता क्या क्या योग्यता होंगे उसके बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 83 में बताया गया है कि संसद के सदनों की अवधि, जैसे लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, विधानसभा के अगर संदर्भ में देखेंगे तो वो अलग आर्टिकल में है। वहीं लोकसभा की चर्चा बताई गई है कि 5 वर्ष की इसकी कार्यकाल होगा। वहीं राज्यसभा के बारे में कार्यकाल की कोई चर्चा नहीं कही गई है। ये किसमें बताया गया, आर्टिकल 83 में बताया गया है संसद के सदन की अवधि क्या होगी। वहीं आर्टिकल 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः संयोजन किया जाएगा। पुनः संयोजन का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी लोकसभा सीट या विधानसभा सीट में संख्या अधिक हो गई है तो उसको अलग से एक लोकसभा सीट उपलब्ध करा दिया जाता है या विधानसभा सीट को अलग से उपलब्ध करा दिया जाता है, या किसी दूसरे विधानसभा सीट में या लोकसभा सीट में उसे एडजस्ट कर दिया जाता है कुछ क्षेत्र को काट करके। तो इस प्रकार से किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 82 के तहत किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के सत्रावसान और विघटन किया जाता है, तो आर्टिकल 85 के तहत किया जाता है। और संसद के सत्रावसान और विघटन कौन करेंगे, तो ये भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है
कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में दी गई है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति किस क्षेत्र में दी गई है। तो ये दिया गया है संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति होती है। लोकसभा से भी अलग से बहुमत से पास करना पड़ता है और राज्यसभा में भी अलग बहुमत से प्रस्ताव को पास करना होता है, तब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से होती है। अब पहला ऑप्शन देख रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के विषय में। तो नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का विषय जब रहता है तो इसमें केवल राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 312 के तहत कि वो सिर्फ राज्यसभा जिस पद को मतलब जिस सेवा को चाहेगी उस सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे सकती हैं। तो ये सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है कौन, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के विषय में, जिसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 312 में किया गया है। सरकार को हटाने के विषय में तो ये सब जानते हैं कि ये सब किस में है, तो ये सिर्फ लोकसभा में है, लोकसभा में बात की गई है। कटौती प्रस्ताव विषय में तो ये सब केवल लोकसभा को अधिक शक्ति दी गई है। लेकिन समान शक्ति की बात की जाएगी तो संविधान संशोधन का जो विषय है उसमें समान शक्ति है लोकसभा और राज्यसभा को। संविधान संशोधन का जो विषय है अनुच्छेद 368 के तहत है और ये संविधान के भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसमें राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। देखिए राज्यसभा के कार्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, तो इसमें बताया गया कि समाप्त होने का विषय नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 83 में देखे हैं कि संसद सदन की अवधि बताई गई है, इसमें लोकसभा की अवधि चुनाव के अगले 5 वर्ष तक सरकार अगर बहुमत में रहती है तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा लोकसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा के लिए कोई कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई है, तो इसके समाप्त होने का विषय नहीं बताया गया है। वहीं राज्यसभा के सदस्य है जो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो रिटायरमेंट होते चले जाते हैं और उतने ही सदस्य की नई चुनाव होकर के वहां पर फिर उनके पद पर आ जाते हैं। तो राज्यसभा के कार्यकाल का विषय नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष होता है, आप इसके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। देखिए संविधान में लाभ के पद का निर्णय का जो अधिकार है वो संघीय संसद को दिया है। लाभ का पद होता है कि जैसे मान लीजिए योग्यता दिया हुआ है विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद के सदस्य के लिए प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो लाभ के पद का निर्णय कौन लेगा, तो जिस सदन के मामला रहेगा, मान लीजिए लोकसभा के सदस्य के मामला है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो इसका निर्णय करेंगे। अगर मान लीजिए विधानसभा के सदस्य का मामला है तो विधानसभा के अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि ये पद लाभ का पद है या नहीं, तो संघीय संसद के मामला का अधीन आ जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक रूप से एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दल के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो देखिए लोकसभा के बारे में पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि लोकसभा में अभी वर्तमान सदस्यों की संख्या 550 है और जब भी विपक्ष का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए 1/10 सदस्य होनी चाहिए टोटल उस सदन का, यानी कि लोकसभा जो टोटल मेंबर है 550 उसके 10% होने चाहिए किसी भी कि पार्टी को, तब उसे विपक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि मिनिमम 55 सदस्य होनी चाहिए तब लोकसभा में विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 55 सदस्य नहीं है तो हम इसे 50 मानकर चलेंगे क्योंकि करीब करीब वही है, 60 पर नहीं जाएंगे क्योंकि 60 ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 55 आंसर रहता तो सबसे बढ़िया रहता। यानी कि जिस सदन के बारे में अगर विधानसभा में होगा तो विधानसभा के टोटल सदस्य का 10% अगर कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है सीट तो उसे विपक्ष का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पर लोकसभा के बारे में पूछा गया था तो लोकसभा में 550 सदस्य अभी वर्तमान में है। 550 का अगर 10% कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी उतना सीट लियाता है, यानी कि 55 सीट न्यूनतम लियाता है, तो उसे राजनीतिक दल का मान्यता दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 55 में नहीं है, इसी की वजह से हम 50 लेकर चलते हैं। लेकिन याद रखेंगे 10% का कटअप पार करना पड़ेगा, 10% का कटअप पार होगा तभी ही राजनीतिक दल को विपक्ष का मान्यता दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो देखिए लोकसभा स्पीकर है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी विधेयक पर मान लीजिए वोटिंग हुआ और वोट क्या है बराबर हो गया,
तब कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जिस तरफ लोकसभा का अध्यक्ष वोट दे देंगे उस तरफ उसको मान्यता मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रस्ताव पास होने की तरफ अगर वोट दे दिया जाएगा तो वो पास हो जाएगा, अगर विपक्ष में वोट दे दिए लोकसभा अध्यक्ष तो वो विधेयक है जो रद्द हो जाएगा। तो कब होता है? जब वोट बराबर हो जाता है। जब किसी भी विधेयक पर वोट बराबर हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। नहीं बोलते हैं, देखते हैं कि आम चर्चा में होती है कि इनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो जमानत कब जब्त हो जाता है? जब टोटल उस सीट पर, जिस मतलब कि सीट पर चुनाव है, मान लीजिए किसी भी सीट पर चुनाव है, लोकसभा के कोई सीट पर चुनाव है और उस सीट पर टोटल जो मत पड़ा है, टोटल वोटिंग हुआ है, अगर उसका वैध मत का 1/6% यानी कि 1/6 अगर वोट किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो इसमें इसका प्रावधान इसमें कोई नहीं है, इसमें 1/6 होना चाहिए। अगर 1/6 टोटल वैध मत का उस सीट पर टोटल जितना वोट हुआ है, मान लीजिए 100 वोट हुआ है और 100 में 6 को वोट अगर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो भी रुपया दिया जाता है चुनाव आयोग के समक्ष नॉमिनेशन के समय वो वापस नहीं किया जाएगा। अगर वैध मत का 1/6 मत अगर प्राप्त कर लेते हैं, अगर मान लीजिए 100 में 6 को वोट अगर प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है, उनका जो रुपया दिया जाता है वो रिटर्न हो जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। अगर 6 वोट नहीं प्राप्त होता है 100 में तो क्या होता है कि जो जमानत होता है वो जब्त हो जाता है, यानी कि पैसा रिटर्न चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग समझती है कि ये नॉन सीरियस कैंडिडेट था, ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आया था। तो इस प्रकार से प्रावधान 1/6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद 330 करता है। वहीं आप देख रहे हैं अनुच्छेद 331 है, इसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करता था। वहीं 333 है, ये विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का सदस्य का नियुक्ति का प्रावधान करता था। इसे भी 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। वहीं 332 अनुच्छेद आप देख रहे हैं, 332 अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है जो 332 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? जो आकस्मिक निधि है, देखिए संसद के तहत, संसद में क्या है, 2 प्रकार के फंड का निर्धारण किया जाता है। एक होता है संचित निधि। संचित निधि की जो प्रावधान है अनुच्छेद 266 में किया गया है। वही आकस्मिक निधि है जो अनुच्छेद 267 में किया गया है। संचित निधि से अगर कोई भी रुपया खर्च करना होता है तो संसद की अनुमति लेनी होती है, लेकिन जब आकस्मिक निधि से खर्च करना होता है, जैसे मान लीजिए, तो संसद से अनुमति नहीं लेना होता है। आकस्मिक निधि का मतलब है कि आपातकालीन समय में जब रुपया को खर्च किया जाता है तो आकस्मिक निधि से खर्च किया जाता है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या होता है कि आकस्मिक निधि से खर्च कर लिया जाता है और वो राष्ट्रपति के अधीन होता है और उसमें बिना अनुमति के राष्ट्रपति किसी भी संसद से स्वीकृति नहीं लेना पड़ता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब व्यय कर सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व, यानी कि संसद से स्वीकृति नहीं लेना पड़ता है आकस्मिक निधि के खर्च करने के लिए। लेकिन संचित निधि से अगर खर्च करना होगा, अगर 1 भी रुपया संचित निधि से खर्च करना होगा तो संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन आकस्मिक निधि से अगर खर्च करना है तो राष्ट्रपति का अधीन होता है संचित निधि और वो संसद स्वीकृति से पूर्व खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपातकालीन समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? तो संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन अधिकार को ही छीन ले या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन ले या निजता के जो अधिकार है उसको हनन कर दे। इस प्रकार से जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है कि मूलभूत ढांचा संविधान का क्या क्या है, उसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है। बाकी किसी भी प्रकार का प्रावधान में संशोधन करना है तो संसद उसके लिए स्वतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का अर्थ क्या होता है? देखिए गिलोटीन का अर्थ होता है कि मान लीजिए बजट सत्र चल रही है
और बजट सत्र के दौरान बहुत सारे प्रकार का विधेयक आया हुआ है लोकसभा के समक्ष और सब पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब बजट सत्र क्या है, समाप्त होने वाली है और बहुत सारा अभी प्रस्ताव बाकी है जिस पर चर्चा नहीं हो पा रहा है। तो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष एक गिलोटिन प्रस्ताव लाते हैं और गिलोटिन प्रस्ताव पास कर देते हैं और इससे मान लिया जाता है कि जितना भी प्रस्ताव जिस पर चर्चा नहीं हुआ था वो सब पास हो गया, यानी कि बिना बहस के किसी भी प्रस्ताव को पास कर देना ये गिलोटिन कहलाता है। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यानी कि मान लीजिए बता रहे हैं हम कि बजट सत्र में जो बहुत सारा विधेयक आया है जिस पर चर्चा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि देखने से आ रहा है कि देखने से लग रहा है कि बजट सत्र धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, समय सीमा लिमिट है, समय सीमा अब समाप्त होने वाली है। तो जिस प्रावधान पर, जिस विधेयक पर अभी चर्चा नहीं हुआ है उस चर्चा पर बिना बहस किए हुए सदन से पास करा लिया जाता है तो उसी को गिलोटिन कहा जाता है, यानी कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना एक तरह से कह सकते हैं, तो ये गिलोटिन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 19 नंबर कि बजट एक लेखा पत्र है। बजट एक लेखा पत्र है, तो कैसा लेखा पत्र है, तो देखिए तो कैसा लेखा पत्र है, तो ये है सरकार के राजकोषीय नीति का, सरकार के राजकोषीय नीति की इसमें जानकारी होती है कि हमें आय कहाँ से होगी और हम व्यय किस किस क्षेत्र में करेंगे, कितना कितना करेंगे, आय कितना कितना होगा, किस किस क्षेत्र से होगा, तो इसकी जानकारी कहाँ होती है, बजट में होती है। देखिए भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है और सामान्य भाषा में हम इसे बजट कह देते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है जो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये केवल और केवल लोकसभा सदस्य से ये समिति बनाई जाती है। वही लेख लेखा समिति देख रहे हैं तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार से जो सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है जिसमें केवल और केवल लोकसभा से सदस्य शामिल होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस किस देश में देखने को मिलता है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि जब विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है कि क्या वो यह कानून तार्किक है कि नहीं है, न्याय संगत है या नहीं है, युक्त है या नहीं है, यानी कि ये क्या कानून ये मनमानी तरीका से तो नहीं बना दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रावधान को हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ये केवल विधायिका के कानून को ही व्याख्या नहीं करती है, बल्कि कभी कभी ये देखिए होइएगा कि कार्यपालिका के जो कार्य है उसकी भी ये व्याख्या करती है। यहाँ तक कि खुद न्यायपालिका अपने कार्य का भी फिर से व्याख्या करती है, यानी कि पुराना जजमेंट को फिर से रीजजमेंट करती है और पता चलता है कि फैसला चेंज हो जाता है। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका खुद अपने कार्यों की व्याख्या पुनः करती है तो उसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। और ये भारत और यूएसए ये दोनों संविधान में देखने को मिलता है, भारत और यूएसए के दोनों के संविधान में ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है। तो कस्टोडियन कौन सा है भारतीय संविधान का, ये कौन सा है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का कस्टोडियन अभिरक्षक कहा गया है। किसको, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको संविधान का अभिरक्षक कहा गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि संविधान में जब भी कुछ जैसे कि न्याय विधि को समझ में नहीं आता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करती है, बार बार व्याख्या संविधान का है जो सर्वोच्च न्यायालय करती रहती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो किस वाद में, इनकी सुप्रीम कोर्ट के किस मामला में इस चीज की प्रतिपादन किया गया था। ये किया गया था केशवानंद भारती, यहाँ पर सत्ती लिखा हुआ है गलत है, केशवानंद भारती का मामला था। ये 1973 का मामला है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया कि संसद है जो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जाएगा। और मूल ढांचा का निर्णय है जो सर्वोच्च न्यायालय खुद अपने पास रखी हुई है कि संविधान के कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा प्रावधान है जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, ये खुद सर्वोच्च न्यायालय बताती है। तो ये किस में आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का ये मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर।
24 नंबर क्या है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और वो रिटायर्ड हो गए हैं, इनके आप जानते हैं कि 65 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी उम्र अगर 65 साल हो जाती है तो रिटायर्ड हो जाते हैं, और पूछ रहा है कि उसके बाद वकालत कहाँ कर सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो वो क्या होंगे, सीनियर हो जाएंगे वो जज, क्योंकि एक तो सर्वोच्च न्यायालय का जज है, प्लस में दूसरी क्या है कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उम्र भी ज्यादा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से क्या है बहुत सीनियर हो जाएंगे और अपने जूनियर के सामने जी सर नहीं करेंगे। हो सकता है इससे क्या कि सामने जो बैठा व्यक्ति है उससे न्याय प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उनको लगेगा जो वकील है वो हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है। तो इससे क्या होगा, न्याय प्रभावित न हो जाए, इसके लिए इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होंगे वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं हो, क्योंकि इससे न्याय प्रभावित न हो, इसके लिए बताया गया है कि ये किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। कह रहा है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, यानी कि देश के किसी भी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और किसी अन्य जगह भेजना है, या सर्वोच्च न्यायालय खुद चाहती है कि हमारे पास आ जाइए, तो किसके पास ये अधिकार है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के ही अधिकार क्षेत्र में आता है कि किसी भी केस को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना या अपने पास बुला लेना, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। तो आप जानते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था है जो 1993 में इसका प्रतिपादन हुआ था, जिसमें दूसरा जज केस था, उसमें इस सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान इस निर्णय में आया था। इससे जो 1993 में जो केस हुआ था उसे सेकेंड जज केस के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में दो अन्य सदस्य होंगे, जो दो अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, वो टोटल 3 आदमी मिल करके किसी भी जज का नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब तीसरा जज केस हुआ था 1997 और 1998 में उसका जजमेंट आया था, उसमें बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और कॉलेजियम में 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो शामिल होंगे, यानी कि टोटल 5 सदस्य का कॉलेजियम का व्यवस्था किया गया। अभी तक वही कॉलेजियम है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही किया जाता है। तो ये कब आया था, ये सेकेंड जज केस में आया था 1993 में। लेकिन सेकेंड जज केस में उस समय 3 सदस्य ही कॉलेजियम में थे, लेकिन थर्ड जज केस जब आया तो उसमें क्या किया गया था, कॉलेजियम में 5 सदस्य बना दिया गया। और जब आप देखिएगा एनजेएसी 99 संविधान संशोधन करके एनजेएसी नामक एक संस्था बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया गया था। 2014 में इस प्रकार के संशोधन किया गया था, 15 में लागू कर दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चौथा जब जज केस हुआ था तो 2016 में एनजेएसी को रद्द कर दिया। यानी कि 99 जो संविधान संशोधन था एनजेएसी था, और इसमें इसके तहत प्रावधान किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे 99 संविधान संशोधन करके, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की व्यवस्था से होती है। कॉलेजियम में टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि सीजेआई, और 4 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं। 5 आदमी मिलकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति का रिकमेंडेशन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष नाम भेजते हैं, राष्ट्रपति उसमें से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कॉलेजियम के माध्यम से किसी भी 2-3 नाम को भेजा जाता है राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति है उसमें से जिसको कॉलेजियम भेजे रहते हैं उसको नियुक्ति कर देते हैं। तो ये कौन सा नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 155 में किया गया है। 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, और राज्यपाल है जो रिपोर्ट है, जो राज्य का सभी रिपोर्ट है जो केंद्र को समय समय पर भेजते रहेगा। और ये नियुक्ति का जो प्रावधान है राज्यपाल का वो हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्या कह रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। देखिए अध्यादेश का मतलब होता है कि मान लीजिए तत्कालीन आवश्यकता है किसी भी कानून का, और विधान सभा और विधान परिषद क्या है, सत्र में नहीं है, यानी कि अभी कार्य नहीं कर रही है और तत्कालीन कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल क्या करेंगे, एक अध्यादेश जारी कर देंगे। अध्यादेश एक कानून की तरह ही होता है जो तत्कालीन कानून की आवश्यकता को पूर्त करता है। और क्या होती है ये, इसका प्रावधान है जो आर्टिकल 213 में किया गया है कि राज्यपाल
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये सामान्य कानून की भांति ही लागू होता है, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि जब विधानसभा और विधान परिषद सत्र में आ जाएंगे, यानी कि अपना कार्यकाल फिर से शुरू कर देंगे, तो 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को पारित करा लिया जाता है। नहीं तो क्या होती है कि वो कानून जो अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लाया गया था वो 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। इस कौन जारी कर सकता है, कौन सा अनुमति दे सकता है, तो विधानमंडल देगा। विधानमंडल में आप जानते हैं कि विधानसभा भी हो सकता है और विधान परिषद भी हो सकता है। कहीं कहीं पर दोनों सदन है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, कहीं कहीं पर सिर्फ विधानसभा है। इस प्रकार से अध्यादेश को मंजूर कौन देगा, तो विधानमंडल देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। पूछ रहा कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा के सत्रावसान करना बिल्कुल है। विधानसभा को भंग करना बिल्कुल है। विधानसभा का स्थगित करने का, विधानसभा को बुलाने का। देखिए विधानसभा को स्थगित करने का ये जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। ये अधिकार किसके पास है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके पास ये अधिकार होता है कि विधानसभा को इनकी तत्कालीन स्थगित कर दे। मान लीजिए आज की कार्रवाई हो गया तो नहीं कहा जाता है कि आज की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, पुनः कल से फिर ये शुरू होगी। तो जो स्थगित करने का जो प्रावधान है वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, वो अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, ये राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। कह रहा है कि राज्यपाल का पद एक गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन गया था, किसके समय में, तो ये बन गया था नेहरू जी के समय में। राज्यपाल की कोई ज्यादा महत्व नहीं था। इस प्रकार के प्रावधान है जो किसमें था, नेहरू जी के समय था। चलिए नेक्स्ट देखिए 32। राज्य मंत्री परिषद रूपी होता है, जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। यानी कि राज्य मंत्री परिषद रूपी होता है जिसके जहाज का निर्देशक चक्र चालक कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं आप कि वास्तविक जो पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा राज्य में, तो ये राज्यपाल होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस परिमाणे किया गया है, अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिमाण किया गया। यानी कि सिंपल से क्वेश्चन बहुत टफ लैंग्वेज में है। कहने का ये मतलब है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यों का अवगत राज्यपाल को देंगे। ये किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 167 में। यानी कि मुख्यमंत्री जो भी काम करेंगे वो काम समय समय पर राज्यपाल को बताते रहेंगे कि हम राज्य में ये काम कर रहे हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत है, 167 के तहत इस प्रकार के प्रावधान के बारे में बताया गया है। वही 164 में है जो मंत्री परिषद के उपबंध है कि मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 164 में बताया गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति है जो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करते रहेंगे। ये किस में बताया गया, आर्टिकल 164 में। वही आर्टिकल 166 में बताया गया है कि राज्य का कार्य का संचालन किस प्रकार से होगा, वो आर्टिकल 166 में बताया गया है। वही आर्टिकल 163 में है जो राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया आर्टिकल 163 में बताया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 167 यानी कि सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की गई है। तो विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किसमें बताया गया है, तो स्थापना या समाप्ति के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। वहीं 168 में राज्य में विधानमंडल होगा जिसके बारे में बताया गया है, और 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। 117 में विधान सभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसी में बताया गया है कि किसी भी राज्य में 60 से कम सदस्य वाली विधान सभा की संरचना नहीं हो सकती है, और मैक्सिमम विधान सभा में सदस्यों की संख्या है जो 500 होगा। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद राज्य हैं जिसमें 60 से कम सदस्य की संख्या भी है, जो आगे क्वेश्चन में हम मेंशन किए हुए हैं। वही 171 में बताया गया है आर्टिकल कि विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद की संरचना किस किस प्रकार से होंगे। तो विधान परिषद की संरचना है, जिस राज्य में विधान परिषद होगा उस राज्य के विधान सभा के 1/3 सदस्य से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि 6 राज्य में विधान परिषद है। जैसे बिहार में 243 सीट है विधानसभा की, तो 243 के 1/3 करेंगे, उससे ज्यादा विधान परिषद में सदस्य की संख्या नहीं हो सकती है। तो बिहार में विधान परिषद की 75 सदस्य निर्धारित किया गया है। देखिए जो बिहार में विधान परिषद है उसमें 75 सीट का निर्धारण किया गया है, और 75 सीट में किस किस प्रकार से उसका चुनाव होगा, तो 1/6 सदस्य है जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और 1/3 सदस्य है जो टोटल विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करेंगे। टोटल विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधान सभा नियुक्त करेंगे।
टोटल विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, जिसमें जो पंचायत के मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए या अन्य जो सदस्य है स्थानीय स्तर पर, वो चुनाव करेंगे। 1/12 सदस्य है जो शिक्षक के द्वारा चुनाव किया जाता है। वहीं टोटल विधान परिषद के 1/12 सदस्य हैं जो 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 स्टूडेंट होता है, स्नातक पास स्टूडेंट होता है, उसके द्वारा चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से विधान परिषद की संरचना बनता है, जो आर्टिकल 171 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब, यानी कि वित्त विधेयक है और 14 दिन के अंदर में अगर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है अपने सदन से पास करके, तब क्या होगा? तब यह मान लिया जाता है कि विधान परिषद है जो उस सदन को पारित कर दिया, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया वित्त विधेयक को। तो इस प्रकार से वह दोनों सदन से पारित मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसका अपवाद है? अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आर्टिकल 170 में बताया गया है कि विधानसभा की संरचना के बारे में, जिसमें किसी भी राज्य में विधानसभा होंगे उसके न्यूनतम सदस्य 60 होना चाहिए और मैक्सिमम सदस्य 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 60 से सदस्य भी कुछ राज्य में है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में मात्र 32 सदस्य विधानसभा में है। इस प्रकार से 60 से कम है तो ये क्या है? अपवाद में जाना जाता है। गोवा है, वहां पर मात्र 40 सदस्य हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। कह रहा है कि विधान सभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले लिए होते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में उन्हें शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में किसकी अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यानी कि जो धन विधेयक है वो किसके अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्य में राज्यपाल के बिना अनुमति से धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वहीं केंद्र स्तर पर देखेंगे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लाया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। राज्य में राज्यपाल अनुमति देंगे धन विधेयक के लिए और केंद्र में राष्ट्रपति इसको अनुमति देंगे धन विधेयक को, उसके बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य के जो संचित निधि का संचालन है वो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इसमें आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई उपरोक्त आंसर नहीं है। राज्य का जो संचित निधि में जो धन रखा जाता है वो विधानमंडल की अनुमति से ही खर्च किया जाएगा, इसलिए उसके संचालन किसके द्वारा होगा? तो विधानमंडल के द्वारा होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य में जो विधानसभा के निर्वाचन होगा, जिसे एमएलए का जो चुनाव होता है, विधायक का जो चुनाव होता है, उसके निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालन किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करे। वही राज्य चुनाव आयोग का काम है जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होता है, जैसे कि मुखिया का चुनाव हो या नगरपालिका का चुनाव हो, तो वो राज्य चुनाव आयोग उसका संचालन करता है। वही राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का चुनाव है जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। देखिए जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो किसको देंगे वो अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ। आप इसको याद रखेंगे। लेकिन नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को जाएगा और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाएंगे राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था का मतलब होता है कि उसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो वित्त आयोग आप जानते हैं कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। नीति आयोग है जो संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है। ये एक मंत्रिपरिषद के रेजुलेशन से एक प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव से इसको लाया गया है और यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति आयोग की स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस प्रकार से नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म बनाया गया है। वही अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना है भारतीय संविधान के 263 में किया गया है। वही निर्वाचन आयोग की चर्चा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस प्रकार से संविधानेतर संस्था यानी कि संविधान में किसकी चर्चा नहीं है? तो नीति आयोग की चर्चा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यों में
राज्यों में कर भाग को निर्धारित करने का किसके पास अधिकार है। यानी कि देखिए जो टैक्स कलेक्शन होता है राज्य और केंद्र के बीच में कौन डिवाइड करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है और इसका काम है कि जो जो कर है, टैक्स जो केंद्र वसूलता है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में क्या भागीदारी होगी उसकी चर्चा इसमें की जाती है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य 5 होती हैं। इनके द्वारा जो दिया गया सिफारिश होता है वित्त आयोग के द्वारा, वो सरकार के लिए सलाहकारी होती है, यानी कि बाध्य नहीं होता है। सरकार चाहे तो मान भी सकती है, सरकार चाहे तो उस प्रस्ताव यानी कि उस जो रिकमेंडेशन होता है उसको खारिज भी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 नंबर क्या है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है जो अरविंद पनगड़िया है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग थे, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे, वहीं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो वाईवी रेड्डी थे। वहीं पहले जो वित्त आयोग थे उसके जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। आप देख रहे हैं लकड़वाला समिति का संबंध है गरीबी से, रंगराजन समिति का संबंध भी गरीबी से है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे था, तो जीएसटी से है। विजय केलकर समिति हो जाएंगे जीएसटी से। लेकिन 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपना रिपोर्ट सौंपा है जिसमें बताया है कि कर का जो हस्तांतरण है जो 41% है जो राज्य को मिलना चाहिए, तो इसे केंद्र ने स्वीकार भी कर लिया। यानी कि 100 रुपया है जिसमें 41 रुपया राज्य को मिलना चाहिए और जो बाकी रुपया है वो केंद्र स्वयं अपने पास रखे। इस प्रकार से 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा कौन नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवा मात्र 3 है, एक आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। तो इसमें आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस है। वही क्या कह रहा है, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा ये अखिल भारतीय सेवा अभी नहीं है। भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये है। ये तीनों क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। अभी वर्तमान में 3 ही अखिल भारतीय सेवा है। चलिए 46 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वो संघ लोक यानी कि यूपीएससी के जो सदस्य उसकी सेवा यही होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा, यानी कि मान अपने कार्यकाल के 6 वर्ष पहले पूरे कर ले या उनकी 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, जो पहले हो जाएगा उसी पर वो रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए 47 नंबर, 57 क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। उसमें किस प्रकार के प्रावधान किया गया था कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के द्वारा जो स्थानीय सुशासन है उसके सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। आइए 48 नंबर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, यानी कि विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है कि सिर्फ एक ही जगह शक्ति न हो। शक्ति का क्या है कि विभाजन कर दिया जाए, जैसे केंद्र के पास कुछ शक्ति होगी, कुछ शक्ति राज्य के पास होगी, कुछ शक्ति स्थानीय सुशासन के पास होगी। यानी कि केंद्र अकेले पास सभी शक्ति नहीं रखा अपने पास, वो केंद्र शक्ति का क्या किया है, वो विभाजन कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि सभी स्तर पर शक्ति का विभाजन हो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये कौन किया था, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आप जानते हैं कि 3 सदस्य समिति तीन स्तर पर ये प्रावधान बताए थे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के अनुसार जो विकेंद्रीकरण है उसको लागू किया जाए। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 1957 में अपना सुझाव दिए थे और इन्हीं के आधार पर स्थानीय सुशासन का पुनर्गठन किया गया था। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय समिति है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। जो इनका सिफारिश है 1957 में किए थे और इनके सिफारिश को लागू करते हुए उस समय नेहरू सरकार ने सबसे पहले नागौर जिला जो राजस्थान के था उसमें स्थानीय सुशासन प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से किया जा सकता है, संसद सदस्य के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत व राज्य के 1/3 बहुमत से। बिल्कुल सही है। जनमत संग्रह से क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम है भारत में वो क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद के जो सदस्य है तो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुन करके वहां पर सदन में भेज देते हैं और वो लोग हम लोग के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड एकमात्र डायरेक्ट डेमोक्रेटिक का देखने को उदाहरण मिलता है जहां पर कोई भी कानून बनने से पहले क्या हो, जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि आम लोगों से ये सहमति ली जाती है कि क्या यह कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके विषय में आम लोग से पूछा जाता है। लेकिन भारत में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, तो जनमत संग्रह से हमारे संविधान में संशोधन का विषय नहीं है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।